झूठे केस में ना 20 साल तक जेल में सड़ता रहा बेचारा। आज इस परफेक्ट सिस्टम के नीचे 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंड। क्या आपने कभी द पर डेट लोअर ट्रैप के बारे में सुना है? राम रहीम बाबा को पैरोल के नाम पर इतना दिन जेल से छोड़ दिया जाता है। केस नामक व्यक्ति गर्लफ्रेंड को घुमा लेता है। तो सब क्या हाई कोर्ट में 70% से ज्यादा जो जजेस है ना वो जनरल कैटेगरीज हैं। भैया आपको यूपी का जो विष्णु तिवारी था उसके केस के बारे में कुछ पता है? एक झूठे केस में ना 20 साल तक जेल में सड़ता रहा बेचारा। उसका माँ बाप यहाँ तक उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और 20 साल बाद हाई कोर्ट उसको कहती है पता है क्या, सॉरी कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारा जो केस था वो झूठा था। देख भाई, विष्णु तिवारी के साथ जो हुआ ना वो सिस्टम का काला खौफनाक सच है और भी ऐसे केस हैं और ऐसा ना हो इसके लिए सिस्टम में सख्त रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन एक बात, तुमने कभी सोचा है कि कोर्ट फैसला सुनाने में इतना टाइम क्यों लेता है? क्योंकि अगर तुम संविधान के आर्टिकल 21 पढ़ोगे तो समझोगे कि बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के किसी की आजादी नहीं छीनी जा सकती है। क्योंकि हमारा कानून जो है ना इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी पर चलता है। कोर्ट किसी भी केस को इतना डिटेल में इसलिए चेक करती है ना कि जल्दबाजी में किसी निर्दोष को सजा ना मिल जाए। मानते हैं भैया, थ्योरी में जो अपना सिस्टम हो एकदम परफेक्ट है, लेकिन कोर्ट के इतना डिटेल में चेक करने के बाद भी विष्णु तिवारी जैसे निर्दोष की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, और साथ में उसकी फैमिली की भी। और ना जाने कितने ही केस 15-20 साल से अंडर ट्रायल पे धूल खा रही है। रियलिटी क्या है पता है आपको? रियलिटी तो ये है कि आज इस परफेक्ट सिस्टम के नीचे 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। देख भाई, तुम जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन सिस्टम का डिजाइन भी ना कागज पर बिल्कुल क्लियर है। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट हर स्टेट में आर्टिकल 214 के तहत, और फिर टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के तहत। ऐसा डिजाइन इसलिए किया गया है कि नीचे लेवल पर किसी आम आदमी के साथ जस्टिस हो तो वो ऊपर में अपील कर सके। रहने दीजिए भैया, ये जो ज्योग्राफी ऑफ जस्टिस है ना ये बस केवल सुनने में ही अच्छा लगता है। जमीन पर एक आम आदमी के लिए कितना दूर और कितना महंगा है पता है आपको? कोई आइडिया है? इसे ना आप एक बिहार के मैप से समझिए। मान लीजिए किशनगंज का कोई एक गरीब मजदूर है जिसका की केस जो है वो पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर होता है। दोनों के बीच की दूरी पता है? 400 किलोमीटर। मतलब आने जाने का खर्च, होटल, उसकी दिहाड़ी का नुकसान और ऊपर से वकील की मोटी फीस। और अगर वह जैसे तैसे कर वहाँ पहुँच भी जाता है तो वहाँ पर होता है उसके साथ सबसे बड़ा स्कीम, द लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर? हाँ, हमारा संविधान का आर्टिकल 348 कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी बहस होगी, जितनी भी चर्चाएं होगी वो सारी इंग्लिश भाषा में होगी। अब इस अनपढ़ मजदूर का वकील और जज इंग्लिश में क्या बात कर इसकी किस्मत का फैसला कर देते हैं, उसे कुछ घंटा समझ में नहीं आता है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी भाषा में जस्टिस मिलना कभी सच्चा जस्टिस हो सकता है? देखो सर्वेश, हाई कोर्ट की दूरी के लिए ना तुम सीधा जज को दोष नहीं दे सकता है, क्योंकि यह राज्य सरकार की ढांचा है। और हाँ, जो करोड़ों केस पेंडिंग है ना उसका असली वजह यह है कि हमारे पास जज ही नहीं है। 10 लाख लोगों पे ना मात्र 21 जजेस हैं और ऊपर से ये पुलिस। पुराने सीआरपीसी के सेक्शन 173 और अभी के कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 193 साफ कहती है कि समय पे चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, पर ये पुलिस सालों तक एविडेंस ही नहीं जुटा पाती है। तो क्या सिर्फ पुलिस ही खराब है? और आपका ये जो वकील जो कोट पहनकर कोर्ट के बाहर घूमता है उनका क्या? क्या आपने कभी द पर डेट लोअर ट्रैप के बारे में सुना है? आपने फिल्मों में, मूवी में अक्सर देखा होगा कि जो जज होते हैं वो तारीख देते हैं, लेकिन रियलिटी में जो वकील होते हैं वो खुद तारीख मांगते हैं, क्योंकि उनकी जो फीस है वो हर एक हियरिंग पर बनती है। आम आदमी कोर्ट के बाहर रोता है, बिलखता है और अंदर वकील का मीटर चालू रहता है। हाँ भाई, ये बात तो है। इस तारीख पे तारीख का असर ना सिर्फ आम आदमी पर नहीं पड़ रहा है बल्कि देश के इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। तुमको पता है विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने से क्यों हिचकिचाती है? क्योंकि यहाँ ना इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने में एवरेज 1445 दिन लगता है, और इसी टाइम डिले और झंझट की वजह से ना एफडीआई भारत आने से हिचकिचाती है। इसीलिए फैक्ट्रियां नहीं लगती है, नौकरियां मिलती नहीं है, और इसका सीधा इम्पैक्ट पता है कहाँ पड़ता है? भारत की जीडीपी पे। जीडीपी तो बहुत दूर की बात है भैया। पता है आपको हमारे जेलों में पड़े 75% लोग कौन है? अंडर ट्रायल्स। मतलब ना उन पर अभी तक जुल्म साबित ही नहीं हुआ है। असम का एक आदमी है माचला लुंग, वो ना इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। 1951 में उस पर एक इल्जाम लगा किसी को चोट पहुंचाने का और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। फिर पता है क्या हुआ? कि इसकी फाइल ही गुम हो गई और उस आदमी को जेल और मेंटल एसाइलम इसी तरह छोड़ दिया गया। और पता है कब छूटा? 2005 में, 54 साल बाद। मतलब बिना किसी ट्रायल के उन्होंने अपना पूरा जीवन ही जेल में काट दिया। भैया यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ प्रोसेस ही पनिशमेंट है। भाई 54 साल, वो भी बिना किसी ट्रायल के। भाई अभी तो किसी बड़े बाप के नाबालिग बेटे को बस एक एप्लीकेशन लिखवा कर छोड़ दिया गया था। यही तो भैया, इसे ही कहते हैं वीआईपी कल्चर।
जब भी किसी बड़े एक्टर या पॉलिटिशियन को अगर जरूरत हो ना तो 12 बजे रात को भी कोर्ट खुल जाती है। आप यही देख लीजिए सलमान खान के हिट एंड रन को, उसको जब लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई तो उसके अगले 4 घंटा के अंदर ही ना उसे हाई कोर्ट से बेल मिल गई। राम रहीम बाबा को पैरोल के नाम पर इतना दिन जेल से छोड़ दिया जाता है। कोई नेता लोग रहता है तो वो जेल से ही चुनाव जीत जाते हैं। सुकेश नामक व्यक्ति गर्लफ्रेंड को घुमा लेता है। ये सब क्या है भैया? लोग तो कहते हैं कि कानून अंधा है, लेकिन कानून ना वीआईपी और गरीब का फर्क तुरंत पहचान लेती है। भाई मानते हैं कि कमियां है, लेकिन सिस्टम ने ना जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है, तभी तो जज खुद जज को चुनता है, जिसे हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। क्या इंडिपेंडेंट भैया? आपने कभी पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट पढ़ी है? आज हाई कोर्ट में 70% से ज्यादा जो जजेस है ना वो जनरल कैटेगरीज हैं। SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। आज यहाँ आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन भारत को आज एक भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिली। आप कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं, कॉलेजियम ने हमें दिया ही क्या? एक क्लोज्ड क्लब जहाँ पर एक अंकल अपने भतीजे को जज बनाता है। अब आप ही बताइए, IAS बनने के लिए UPSC है, नेता बनने के लिए इलेक्शन है, यहाँ तक कि एक चपरासी भी बनना है ना तो आपको SSC का एग्जाम देना पड़ेगा। पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या? आखिर जुडिशरी के पास इतना पावर आया कैसे? भाई इसे ना अंकल जज सिंड्रोम बोला जाता है। और हाँ, ये पावर ना हमेशा से उनके पास नहीं थी। आर्टिकल 124 के तहत सरकार जज को चुनती थी, लेकिन ना इंदिरा गांधी के टाइम शुरू हुआ 4 केस का महाजंग। 1981 फर्स्ट जज केस, सरकार जीत गई और नेता डिसाइड करता था कि कौन जज बनेगा। फिर आया 1993 सेकेंड जज केस, इसमें कोर्ट ने पलटवार किया और कॉलेजियम व्यवस्था को लाया। और फिर थर्ड जज केस 1998 में आया, जिसमें कॉलेजियम को और बड़ा कर दिया गया। तो सीनियर जज किसी को भी अपने पसंद से जज बना सकता था, ना कोई RTI और ना कोई ट्रांसपेरेंसी। हाँ बिल्कुल, और इसी को काउंटर करने के लिए 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया और सरकार ने कहा कि अब नेता और जज मिलकर जज को चुनेंगे। हाँ तो फिर ये तो सही था ना? हाँ भाई, 2015 में ना सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ब्रह्मास्त्र चलाया और पूरे कानून को ना असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसी कानून को, मतलब 2015 के फैसले को, फोर्थ जज केस कहा जाता है। कोर्ट ने कहा यदि नेता अपॉइंटमेंट में बैठेगा तो जज पे पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा। वाह, मतलब अगर नेता कुछ गलत काम करता है तो हम सब सड़कों पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जज ने खुद को चुनने का पावर भी अपने पास रख लिया है। और अगर उसका फैसला हमें गलत लगे और हमने 2 चार ट्वीट भी कर दिया तो हमें आर्टिकल 129 के तहत कॉन्टेम्प्ट और कोर्ट लगा दिया जाता है। आपको प्रशांत भूषण का केस याद नहीं होगा, मात्र 1 रुपया फाइन लगा था। सवाल यहाँ 1 रुपया फाइन की नहीं है भैया, सवाल तो यह है कि एक आम आदमी का फ्रीडम ऑफ स्पीच कोर्ट की सीढ़ी पर चढ़ते ही क्या खत्म हो जाती है? नहीं भाई, अगर तू लॉजिक पे बात करेगा ना तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा। 1 मिनट के लिए तुम सोच, अगर कल सरकार जज को चुनने लगी और सरकार और जज मिल गई और कोई केस तुम्हारा सरकार के खिलाफ जज के पास जाता है तो क्या जज सही निर्णय ले पाएगा? मतलब कमिटेड जुडिशरी। एग्जैक्टली भाई, दुनिया का बेहतरीन डेमोक्रेसी कहे जाने वाले यूके में देख ले, वहाँ नेता जज को नहीं चुनता, वहाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है JAC। और हाल ही में इजराइल को देख लेना, वहाँ की सरकार जब जुडिशरी पावर को अपने हाथ में लेना चाहा तो जनता सड़क पे आ गई। भाई अगर नेता ना जज को चुनने लगी ना, डेमोक्रेसी वहीं खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी का जिंदा रहने के लिए ना जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना देश का आखिरी उम्मीद है। मतलब आम आदमी के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अगर कॉलेजियम सिस्टम रहा तो अंकल जज सिंड्रोम, और अगर सरकार आई तो स्टेट जज सिंड्रोम। देख भाई, सस्ता रास्ता अभी बाकी है। सरकार ने 2008 में छोटे केसों के लिए ना ग्राम न्यायालय एक्ट लाया था। अच्छा, वही ग्राम न्यायालय एक्ट जो ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उसका तो लक्ष्य 5000 का था, लेकिन मुश्किल से 300 भी चल रहा है। और राज्य सरकार वो तो कह रही है कि हमारे पास बजट ही नहीं है। हाँ, पर सरकार ने जल्दी इंसाफ के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी तो बनाए हैं। अरे भैया, उन फास्ट ट्रैक कोर्ट का तो फ्लॉप से ही चल रहा है। उन पर मुकदमा का इतना ज्यादा बोझ लाद दिया गया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट खुद ही स्लो ट्रैक कोर्ट बन गया है। भाई तुम्हारी बात सही है, और अब तो लगता है इसका असली सोल्यूशन डिजिटलाइजेशन ही है। ई कोर्ट फेज 3 आ चुका है। वर्चुअल हियरिंग और AI जब फुली एक्टिव होगा तो पेपर वर्क ना सेकंडों में हो जाएगी और जो पेंडिंग केसेस हैं वो ड्रास्टिकली कम होगा। भैया ये सब ना सिर्फ कहने की बातें हैं। असल सच्चाई तो ये है कि एक कानून की किताब में लिखा गया इंसाफ और जमीन पे लड़ा जाने वाला इंसाफ, दोनों में बस पैसे और वक्त का फर्क है। हाँ बिल्कुल, तुम सही बोल रहा है। हमें सिर्फ एक नया कानून नहीं बल्कि पुराने कानून का भी ना फास्ट डिलीवरी चाहिए। इवन जजों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि इंसाफ में देरी का मतलब होता है इंसाफ ना मिलना। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, इस इंडियन जुडिशरी का असली विलन कौन है? तारीख मांगने वाला वकील, चार्जशीट लटकाने वाला पुलिस, या फिर जज, या फिर पूरा सिस्टम?